जाओ फिल्टर का काम। और हाँ, मेकअप नहीं करूँगी तो जाना ही पड़ेगा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। एक जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी रिंकल्स वाली, वो सबको सॉर्ट आउट हो गई। अभी एक और बेसिक प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, एक और बेसिक नीड लोगों की, ग्लो वाली। किसको किसको ये प्रॉब्लम आती है कि मैम ग्लो नहीं आता। हम अपने क्लाइंट्स को करते हैं, कुछ क्लाइंट्स को बहुत अच्छा ग्लो आता है और कुछ क्लाइंट्स को बिल्कुल ग्लो ही नहीं आता। तो किस किस को ये प्रॉब्लम होती है, रेज योर हैंड। किसी किसको ऐसा लगता है कि समटाइम किसी किसी क्लाइंट को बहुत अच्छा ग्लो आता है, तरीके वही हैं, फेशियल किट्स वही हैं, बट उनको ग्लो नहीं आ रहा। ओके, एक और प्रॉब्लम जो कई लोग फेस करते हैं कि अगर ब्लीच ना दो तो ग्लो नहीं आता। ब्लीच देना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ब्लीच ग्लो नहीं आता। किसको किसको ये भी लगता है, जस्ट रेज योर हैंड। अगर ब्लीच ना करो तो ग्लो नहीं आता, ब्लीच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लीच करने के बाद ही ग्लो आता है, चाहे कितना भी टी टैन दे दो, कुछ भी दे दो, जब तक ब्लीच ना करो फेस पे ग्लो नहीं दिखते। किसको किसको ये भी लगता है, वो भी अपने हाथ ऐसे, मेरे को रेज योर हैंड, वो भी अपने हाथ हिला के मुझे बता दें। मेरे हैंड से ग्लो आता है क्लाइंट्स को फेस पर, बिकॉज मेरे हैंड्स का टेम्परेचर हाई रहता है। हाउ मैनी आर थिंग्स कि ये मैटर करता है कि आपका टेम्परेचर अगर हाई है तो फिर आपका ग्लो अच्छा आएगा। कितने लोगों को ये भी लगता है, मुझे ये भी बता दीजिए। जिन लोगों को ये लगता है वो भी अपने हाथों को ज़रा मुझे रेज करके दिखा दें, बताएं। आपको मैं बता रही हूँ कि 90% लोग जो एज अ ब्यूटिशियन काम कर रहे हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ मिथ्स इन देयर माइंड्स। हाउ, जैसे कि सबसे पहली चीज़, ग्लो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ग्लो कभी भी आपके टेम्परेचर पे नहीं मैटर करता। बेसिकली आप सिंपली समझिए कि ग्लो कभी भी आपके टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं होता। आपके हाथों का टेम्परेचर क्या है, आपके फेस का टेम्परेचर क्या है, ये कभी भी आप मतलब नहीं समझ सकते कि आपके ग्लो लाने में ये कितना हेल्प करता है। हाथों के टेम्परेचर से किसी के स्किन के टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके करने का तरीका अच्छा है, मे भी हो सकता है आपकी स्किन, आप कोई भी चीज़ को पेनिट्रेट अच्छे से कराते हैं, मे भी हो सकता है कि आपके स्टेप्स जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं, दैट्स वाई ये ग्लो आ रहा है। अगर पाम आपकी गर्म रहती हैं, इसका कोई भी लेना देना आपकी स्किन में ग्लो दिलाने से नहीं है। सबसे पहला मिथ। दूसरा मिथ कि लोगों को लगता है कि फेस पे ग्लो जो है वो कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम शायद अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो या ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, या फिर उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि आप लोग काम करते हो सही तरीके से, ठीक है।
लेकिन सही फेशियल किट आपने सही इंसान के लिए नहीं उठाई। या फिर अगर प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है, सम टाइम आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, लाइक उनको पिंपल्स की शिकायत है, एक्ने की शिकायत है, टाइनी बम्प्स की शिकायत है, पिगमेंटेशन की शिकायत है, और आप उन पर कितने भी कितने भी ग्लोइंग फेशियल्स करते रह जाओ, उन पर ग्लो नहीं आएगा। जस्ट समझने की कोशिश करिए, एक रूम है, एक रूम में सारा मैं सामान बिखेर दूँ, ठीक है, पूरे रूम में मैं सामान फेंक दूँ इधर उधर, और उसके बाद आप वो सारा सामान जो है वो बिना अपनी जगह पे रखे आप सिर्फ अपने रूम में झाड़ू पोछा कर दो, ठीक है, आप सिर्फ अपने रूम में झाड़ू पोछा कर दो विदाउट आप सामान को सेटल किए, तो क्या आपका रूम अच्छा दिखेगा? मुझे सिंपली ये चीज़ बताइए। इन दी केस मैं बोल दूं आपका रूम बहुत गंदा है, बिखरा हुआ है, और उसमें सामान सही से सेट नहीं है, सामान अपडेट नहीं है, वो जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं है, तो अगर आप सिर्फ झाड़ू पोछा करोगे तो क्या आपका रूम साफ दिखेगा? आपको नहीं दिखेगा। एज इट इज़ होता है कि अगर आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है और आप वो प्रॉब्लम को ट्रीट करने की बजाय अपनी स्किन पे ग्लो का काम कर रहे हो उनकी स्किन पे, तो डेफिनेटली उनकी स्किन पे ग्लो नहीं दिखेगा। क्योंकि आप सिंपली समझो कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो नहीं हट रही है, नीचे की स्किन ग्लो कर रही है, प्रॉब्लम एक स्किन ग्लो कर रही है जो नॉर्मल है नीचे वाली, लेकिन जो प्रॉब्लम वाली स्किन है वो कैसी है, वो एज इट इज़ है, उस पर कुछ भी काम नहीं किया। तो अगर उस पर कुछ भी काम नहीं किया, अंदर की चीज़ साफ़ कर लोगे तो वो और ज़्यादा विजिबल होगी। जैसे कि अगर पूरा आप सिंपल समझो, अगर आप का सामान फैला है और रूम भी बहुत डस्ट वाला है, बहुत डस्ट में भर दो रूम में, तो सब कुछ आपको इक्वल जैसा लगेगा, तो आपको सारी चीज़ें सिमिलर दिखनी शुरू हो जाएंगी। बट इन दी केस अगर मैं डस्ट को, आपके फ्लोर को अच्छे से साफ़ करवा दूं, तो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे वो बिखरा हुआ सामान। तो ऐसे ही होता है कि अगर नीचे की लेयर आपने साफ़ कर दी तो ऊपर की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा दिखनी चालू होती है। तो जब भी आप किसी स्किन को ट्रीट करते हो तो पहले उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, प्रॉब्लम जब सही हो जाती है तब उसके ग्लो पे काम करते हैं। तो अगर आपकी किसी की भी स्किन पे ग्लो नहीं दिख रहा तो इसका एक कारण सबसे पहला हो सकता है कि आपने स्किन की प्रॉब्लम को नहीं समझा, आपने डायरेक्ट उस पर ग्लो पे काम किया तो भी ग्लो नहीं दिखेगा। दूसरा हो सकता है कि आपने सही प्रोडक्ट नहीं चूज़ किया, आपको जो प्रोडक्ट जिस स्किन टाइप पे लेना था उसकी जगह आपने दूसरा प्रोडक्ट लिया तो भी स्किन पे ग्लो नहीं दिखेगा। तीसरा हो सकता है, जो बेसिक चीज़ होती है वो ये हो सकती है कि आपके स्टेप्स जो हैं वो सही से काम नहीं कर रहे। आपको सारी चीज़ों की नॉलेज है मगर आपको सही तरीका नहीं मालूम स्किन को रिलैक्स कैसे कराना है। चौथी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है ग्लो ना आने का, दैट इज़ आपका क्लाइंट इतना स्ट्रेस में है और उसका स्ट्रेस ही नहीं गया। मे भी हो सकता है आपकी चेयर पे वो रिलैक्सेशन ना हो, मे भी हो सकता है आप उसे उतना रिलैक्स नहीं कर पा रहे। तो हर एक क्लाइंट को रिलैक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब तक क्लाइंट को रिलैक्स नहीं करोगे वो ग्लो नहीं कर सकता। ग्लो करने का कारण क्या होता है? ग्लो इंसान तभी करेगा जब वो एकदम रिलैक्स होगा। फेशियल करने का कारण क्या होता है? स्किन को हाइड्रेट करना और आपकी स्किन को आराम दिलाना। सामने वाले स्किन से सारा जितना भी उनका फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी उनका थकान है उसको दूर करो। जब आप देखोगे आप एक फ्रेश नींद लेते हो, सुबह सो के उठते हो, प्रॉपर नींद होती है, उसके बाद आपका फेस बहुत ग्लोई लगता है, उस समय आपका फेस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने प्रॉपर आराम लिया है। तो फेशियल का इसीलिए बोलते हैं फेशियल में आपको सही से प्रेसिंग करना, सही से स्टेप्स लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन पे फटाफट वाले फेशियल्स नहीं करने, स्किन को रिलैक्स कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सिवाय जो ग्लो ना आने का एक और कारण होता है, दैट इज़ अगर आप साफ बर्तन को बार बार रगड़ोगे तो वो और साफ नहीं हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, स्किन ग्लो भी कर रही है, तो फेशियल से केवल और केवल वो ग्लो मेंटेन होगा। अगर आप बर्तन साफ़ है और उसको कंटिन्यू साफ़ कर रहे हो तो वो मेंटेन होगा, ना कि एल्युमिनियम का बर्तन ज़्यादा साफ़ करने से चांदी का बन जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अगर टेम्परेचर हाई होने की वजह से पिंपल्स निकलते होते तो जस्ट आप ये समझिए जो हाइड्रा मशीन है वो कभी भी सक्सेसफुल ना होती, क्योंकि हाइड्रा मशीन्स में जब हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं या फिर कोई भी हीटिंग प्रोडक्ट लाइक स्क्रबर यूज़ करते हैं, लाइक एब्रेजन यूज़ करते हैं, लाइक आपका अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, तो ये भी आपकी स्किन को, या फिर आपका मास्क यूज़ करते हैं, ये भी आपकी स्किन पे एक हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट करने का लेना देना नहीं होता आपकी स्किन में पिंपल्स से। मैंने एक रील ज़रूर बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपके पिंपल्स हैं और उस पर आप ज़्यादा देर तक मसाज करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसका लेना देना इसलिए होता है कि आप जब कर रहे हो तो वो पिंपल्स में हीट जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि आप पिंपल्स पे मसाज कर रहे हो, ठीक है, पिंपल्स पे वो दिक्कत देने वाला है। तो इस वजह से पिंपल्स की शिकायत तब हो सकती है अगर आप पिंपल्स पे 15 मिनट तक मसाज दे रहे हो। 5 to 10 मिनट्स आर इनफ फॉर दैट, क्योंकि हीट जनरेट होती है, आप समझो, तब हीट जनरेट होती है पिंपल्स के ऊपर, और पिंपल्स का जो ऑयल होता है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसकी वजह से इधर उधर लगने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको फंगस हो सकता है। दैट्स वाई पिंपल्स होते हैं। बट अगर हाथों में हीट है, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर रहे हो, तो फिर पिंपल्स पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे तो फिर गर्म खाना भी नहीं खा सकता इंसान, है ना। तो पिंपल आएंगे। गर्म खाना क्या करता है, आपके स्टमक में जाके प्रॉब्लम करता है, मतलब आपकी आंतों को थोड़ा दिक्कत करती है, बट ऐसा कुछ भी इसका लेना देना कोई भी पिंपल से नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ग्लो का भी कोई लेना देना नहीं है आपके गर्म हाथों से, ठीक है। सिर्फ टेक्निक्स और नॉलेज की बात है यहाँ पे। अगर नॉलेज और टेक्निक्स अच्छी हैं आपकी तो आप कोई भी फेशियल्स अच्छे से बना सकते हो, वो फेशियल बहुत अच्छे से काम करता है, ओके। अभी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, अभी आपके जिन लोगों को ये आता है कि मैम मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे फेस पे ग्लो नहीं आता या मेरे क्लाइंट को ग्लो नहीं आता, तो उसके रीज़न्स आपको समझ में आए कि सबसे पहला रीज़न तो यही है कि अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अभी मेरी स्किन पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है एट दिस टाइम, क्योंकि अभी बीच में मेरी स्किन पे जब प्रॉब्लम हुई थी तो उस समय पे मेरा काफ़ी ग्लो भी डल हुआ था, काफ़ी मुझे पिंपल्स की भी शिकायत आई थी, कुछ हार्मोनल चेंजेस आए थे, या गर्मी इस समय कुछ ज़्यादा थी, तो मेरे को थोड़े स्टमक प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से। तो उस समय पे अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ग्लो नहीं दिख रहा है, मैं तो सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, तो सबसे पहली चीज़ मैंने उसमें लिमिटेड चीज़ें शुरू की। मतलब उस समय पे मैंने कोई फेशियल्स कुछ भी नहीं लिया। सबसे पहले मैंने अपनी प्रॉब्लम को ट्रीट करना शुरू किया। जब मेरी प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई उसके बाद मैंने अपनी स्किन पे जब फेशियल कराया तो बहुत अच्छा ग्लो आया। बट अगर मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर फेशियल्स कराती तो डेफिनेटली उसमें कोई भी असर नहीं दिखता, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो अगर सबसे पहली चीज़ आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमैटिक स्किन है, तो ग्लो नहीं आने वाला, क्योंकि पहले प्रॉब्लम्स को हटाना ज़रूरी है। लाइक वो प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती है, टैनिंग से लेके एवरीथिंग, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। दूसरी चीज़ इज़ व्हाट कि अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ग्लोई है, स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, स्किन हाइड्रेट भी है, आपने उस पर स्किन केयर अच्छा किया है, तो चमकते हुए बर्तन को, अगर एल्युमिनियम का बर्तन चमक रहा है तो हम चांदी का नहीं बना सकते, वो एल्युमिनियम का ही रहेगा। अब मैं इस पर अगर सोचूं, आज मतलब मैंने जस्ट अभी मेरी स्किन केयर करती हूँ, हाइड्रेट रखती हूँ, अब मैं सोचूं मैं फेशियल कर रहा हूँ और ग्लो डबल हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरी स्किन हाइड्रेट है, मेरी स्किन सही चल रही है, अभी स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चल रही हैं, तो अभी इससे ज़्यादा ग्लो नहीं आ सकता। ये स्किन का मेरा लेवल है, इससे ज़्यादा मैं लेवल नहीं मेंटेन कर सकती, ठीक है। खाना, अगर आपका पेट फुल है और खाना ज़्यादा खा लोगे तो 2-3 दिन तक स्टोर नहीं रहने वाला, आपकी तबीयत ही ख़राब होगी। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर स्किन की नीड्स फुलफिल कंप्लीट हैं तो उसे आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन उसे आप और ग्लोई नहीं बना सकते। इज़ दैट क्लियर? एक और रीज़न, आपकी प्रॉब्लम्स कुछ हैं और आप उस पर कुछ और काम कर रहे हो तो भी ग्लो नहीं आएगा। तो हमेशा हर चीज़ इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप सिर्फ यही मिस्टेक कर रहे हो। समटाइम हम मिस्टेक कर देते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज़ करने में। वन मोर थिंग जो हम यूज़ करने में दिक्कत करते हैं वो है कि हम प्रॉब्लम्स पे भी चाहते हैं कि फेशियल किट्स काम करें, नहीं हो सकता। फेशियल किट्स सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स पे कुछ हद तक काम करती हैं, बट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ तक सबको सॉर्ट आउट हो गया। अभी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, अभी किसी को कोई ये कन्फ्यूज़न नहीं हो चाहिए मैम ग्लो नहीं आ रहा, मैम ये नहीं हो रहा, मैम वो नहीं हो रहा, अभी यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? गिव मी अ थम्स अप।
ओके अभी ये मुझे बता दीजिए, रेज योर हैंड, किसको किसको लगता है कि ब्लीच करने के बाद मैम सेंसिटिव स्किन पर फेशियल कर सकते हैं क्या? सेंसिटिव स्किन को मैं एंड में लूँगी, कल मैं बताऊँगी सेंसिटिव स्किन का क्या सीन है। सेंसिटिव स्किन पे एग्जैक्टली हम ब्यूटिशियन, एज अ ब्यूटिशियन हमें नहीं ट्रीटमेंट्स करने होते। सेंसिटिव स्किन पे हम ट्रीटमेंट्स नहीं दे सकते। फेशियल अगर आप करना चाहते हो तो बहुत हल्के हाथों से, बहुत सिर्फ 20 मिनट्स तक ही आपको फेशियल्स देने होते हैं। और अभी सेंसिटिव स्किन का मैं बताऊंगी सीन क्या है, क्या कई लोग सेंसिटिव स्किन को क्या समझते हैं और सेंसिटिव स्किन होती क्या है, तो उसको मैं बाद में पहले लेती हूँ। अभी मैं कम से कम 15 से 20 मिनट आपको सेंसिटिव स्किन के ऊपर ही लूँगी। तो पहले मुझे यहाँ तक बता दीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद मुझे ये बता दीजिए कितने लोगों को लगता है कि विदाउट ब्लीच स्किन में ग्लो नहीं आता। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि विदाउट ब्लीच आप कितने भी फेशियल दे दो, फेशियल्स में ग्लो नहीं आता? आता है मैम, ओके। कितने लोगों को लगता है नहीं आता, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखते? जस्ट रेज योर हैंड जिसको जिसको लगता है कि जितने उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखते विदाउट ब्लीच। वाई एवरीवन इज नॉट एक्टिव हियर? क्या हुआ, मैं क्लास ले रही हूँ बाकी सब सो गए क्या? हरी अप गाइस, आंसर बी फास्ट। जी हाँ, ब्लीच का वर्क ओनली हेयर को ब्लॉन्ड करने का होता है। आता है मैम, ओके। क्या ब्लीच का कोई लेना देना है आपके फेशियल से? तो मैं पहले ये बता दूँ, यार डेफिनेटली है। क्योंकि क्या होता है, मैं सिंपली बताती हूँ, ब्लीच से कोई आपको ग्लो नहीं आता या कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिनके बाल ब्लैक होते हैं उसकी वजह से स्किन कैसी थोड़ी सी डल दिख रही होती है, और जैसे ही आप वो बाल जो हैं वो ब्लॉन्ड हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कलर फेयर हो गया। क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप ब्लैक बाल रखते हो, मतलब ऑब्वियसली किसी भी चीज़ पे अगर ब्लैक कुछ होगा तो वहाँ पे कैसा लगेगा, हमें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई स्किन थोड़ी सी डल दिख रही है। बट जैसे ही हम उसे ब्लॉन्ड करते हैं तो ऐसा लगता है कि कलर फेयर हो गया। तो यार डेफिनेटली वो जो गोल्ड वाला होता है वो शाइन रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ग्लो आया, बट एग्जैक्टली आता नहीं है ग्लो। बट हाँ, वो हमें रिफ्लेक्शंस की वजह से लगता है कि वो ग्लो आ गया। ठीक है। दूसरी चीज़ इज़ व्हाट कि अगर आपको ग्लो चाहिए और किसी को टैन है और आप कितना भी रगड़ लो, अगर किसी को टैन है तो डेफिनेटली आपको जो चीज़ करनी पड़ेगी, आपको डी टैन यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको ग्लो दिखेगा फेशियल्स का। अगर आप चाहते हो कि डी टैन ना करो और आप डायरेक्ट ऐसे किसी को बहुत ज़्यादा टैनिंग और आप फेशियल्स कर रहे हो तो आपको कभी भी ग्लो नहीं दिखेंगे। तो डी टैन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी को चाहिए नहीं, मेरे को इंस्टेंट ग्लो चाहिए और उसके बाल बहुत हैं लेकिन आपको उसको चाहिए इंस्टेंट ग्लो और वो नहीं मान रहा है, तो आप ब्लीच करके ग्लो जब करोगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट दिखेगा। इन दी केस अगर ब्लीच आप प्रिफर नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ उन्हें आप हेयर वैक्स कर सकते हो, हेयर ट्रिम कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, आप कुछ भी करो, उससे भी ग्लो दिखता है। क्योंकि बाल जो है वो हल्का सा ब्लैक जब रहते हैं आपके फेस के ऊपर तो ग्लो कम दिखता है। तो ये लॉजिकल चीज़ें नहीं हैं, बट ये आपको इंसान को संतुष्ट कराने वाली चीज़ें हैं कि आप सामने वाले को संतुष्ट करा सकते हो कि हाँ भाई इससे ग्लो आ गया। लेकिन जो बेसिक रीज़न जो ग्लो आने के होते हैं वो यही होते हैं कि आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो, फेशियल कैसे कर रहे हो। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अब हम आ जाते हैं सेंसिटिव स्किन। व्हाट इज सेंसिटिव स्किन? कितने लोगों को लगता है सेंसिटिव स्किन क्या है? जैसे कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे
आईब्राउज़ कराने, और वो आपकी अपनी आईब्राउज़ पकड़ते पकड़ते एक बात बोलते हैं, मैम प्लीज़ आराम से करिएगा, मेरे बहुत जल्दी। D10 में कितने का अंतर दे सकते हैं? D10 में कितने का अंतर, सॉरी मैं समझी नहीं। D10 आप फेशियल के साथ कर सकते हैं, D10 के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। D10 के साथ क्लीज़ करेंगे फिर D10 करेंगे, ठीक है, या क्लीज़ करेंगे फिर स्क्रब करेंगे फिर D10 करेंगे, या फिर क्लीज़ करेंगे D10 करेंगे और डायरेक्ट आप स्क्रब को स्किप करेंगे और डायरेक्ट आप काम करेंगे। ओके, दैट इज़ योर कॉल। आप स्क्रब कोशिश करो कि स्क्रब ना साथ में करो, बट अगर किसी को कराना है, ब्लैक हेड वाइट हेड ज़्यादा है, तो आप साथ में दे सकते हो। पहले क्लीज़ फिर स्क्रब फिर D10, फिर आगे का प्रोसेस फेशियल का। ओके, तो और फेशियल अगर आप D10 देना चाहते हैं तो 15 डेज़ या 7 डेज़ के गैप में आप D10 दे सकते हो। D10 के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। दोज हु हैव ड्राई स्किन वो D10 को 15 डेज़ में करें, जिनकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है वो D10 को हफ्ते भर में कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, सेंसिटिव स्किन। व्हाट इज़ एग्जैक्टली सेंसिटिव स्किन? कई लोगों का ऐसा मानना है कि स्किन थिन है, ठीक है। कई लोग आए ऐसे पकड़ा, मैम प्लीज़ धीरे से करिएगा आईब्राउज़, मेरे बहुत जल्दी कट लग जाते हैं, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। क्या वो सेंसिटिव स्किन है? बहुत सारे लोग आते हैं, मैम प्लीज़ आप मुझे ना ऐसे प्रोडक्ट लगाइएगा जिससे मेरे को दाने ना आए, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। क्या वो सेंसिटिव स्किन है? बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, हाँ वेरी गुड, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि मैम मुझे ना बहुत जल्दी रेडनेस हो जाती है स्किन पे, मैं थोड़ा भी धूप में जाती हूँ मुझे रेडनेस हो जाती है और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन क्या वो सेंसिटिव स्किन है? नो, अभी नो। अगर किसी को कट जल्दी लग रहे हैं इट मीन्स दैट उनकी स्किन थिन है, ना कि सेंसिटिव है। अगर किसी की स्किन धूप में जाने से रेड हो रही है दैट इज़ वेरी कॉमन। अगर आपकी स्किन की लेयर रेड हो रही है तो इट मीन्स दैट कि आपके जो स्किन है वो पतली है, पतली के साथ साथ आपको थोड़ा सा सर्दी गर्मी की एलर्जी है, इस वजह से ये रेडनेस हो जाती है। धूप में रेडनेस होना इज़ वेरी कॉमन और ऑयली स्किन की अपेक्षा ड्राई स्किन जल्दी हो जाती है रेड, ठीक है। लेकिन वो सेंसिटिव स्किन नहीं है। अगर इन द केस किसी को कोई प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे हैं तो भी वो सेंसिटिव स्किन की निशानी नहीं है। तो अभी जो भी लोग आए आपके पास ये बोल के, तो उनसे बोलिएगा जी नहीं आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है। सेंसिटिव स्किन बहुत वर्स्ट होती है, मतलब मुझे सेंसिटिव स्किन दुनिया की सबसे ऐसी स्किन लगती है जो लोग बहुत खुशी खुशी बताते हैं अरे मेरी स्किन तो बड़ी सेंसिटिव है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ अरे यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, सेंसिटिव स्किन बहुत बेकार होती है, ठीक है। आपकी स्किन सिर्फ और सिर्फ थिन है या फिर हो सकता है थोड़ी पॉसेसिव है, मतलब वो चीज़ें नहीं ले पाती सारी, तो मैं इसलिए पॉसेसिव बुलाती हूँ कि उसको सब चीज़ें नहीं एक्सेप्ट हैं, उनको बस अपनी ही चीज़ें पसंद हैं तो वो अपनी चीज़ों को लेके पॉसेसिव होती है, तो वो थोड़ी उस टाइप की स्किन हो सकती है, बट वो स्किन सेंसिटिव नहीं होती। सेंसिटिव स्किन का मतलब है स्किन हर समय रेड रहना, हर समय स्किन एक रेड रहेगी, स्किन खुजली करेगी, स्किन पे समटाइम रैशेस आ जाएंगे, दैट इज़ सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन का बहुत बड़ा केस है, रोजेशिया नाम की एक प्रॉब्लम होती है, वो सेंसिटिव स्किन पे मोस्ट ऑफ द टाइम पाई जाती है। सेंसिटिव स्किन सबसे ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है। ड्राई स्किन को जब आप समय पे ट्रीट नहीं करोगे, उसको जब समय पे ट्रीट नहीं किया जाता तो वो धीरे धीरे सेंसिटिव स्किन का पार्ट हो जाती है। व्हाट्स द रीज़न? ड्राई स्किन क्यों ज़्यादातर सेंसिटिव स्किन बन जाती है? अगर ड्राई स्किन है तो वो ज़्यादातर सेंसिटिव स्किन बन ही जाएगी। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ड्राई स्किन हमेशा निकलती है और न्यू स्किन हमेशा आती है। तो जब ओवर ड्राई स्किन हो जाती है, जब उससे आप ट्रीट नहीं करते हो, तो जब ओवर ड्राई हो जाती है तो वो सेंसिटिव का रूप ले लेती है, या कई लोग ट्रीट भी करते हैं तो उन्हें हर चीज़ सूट नहीं करती, इस वजह से भी सेंसिटिव स्किन हो जाती है। तो जब भी सेंसिटिव स्किन ड्राई स्किन होगी तो पहली लेयर निकलेगी, दूसरी लेयर आएगी। जैसे बच्चों को आपने देखा बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे ही हम उनकी किसी भी स्किन पे एक स्किन निकलती है वो एकदम न्यू स्किन होती है, तो न्यू स्किन हमेशा सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो सेंसिटिव स्किन पे हम कितने ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं? सेंसिटिव स्किन पे हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रीटमेंट दें जो हाइड्रेट रखें स्किन को। जब हम ज़्यादा मसाजेस नहीं कर सकते सेंसिटिव स्किन पे, इफ़ सेंसिटिव स्किन थोड़ी सी वर्स्ट है, आपको लग रहा है उसमें रोजेशिया नाम की कोई प्रॉब्लम है, ओवर रेड है, या फिर अगर आपको लग रहा है सेंसिटिव स्किन के साथ थोड़े बहुत पिंपल्स
भी हैं, तो उस कंडीशन में आप सेंसिटिव स्किन को ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है थोड़ी बहुत सेंसिटिव है, दैट्स फाइन, तो आप हाइड्रेटिंग जो भी फेशियल किट्स होती हैं उसके थ्रू उन्हें फेशियल्स कर सकते हैं। बट बिकॉज वो सेंसिटिव स्किन है, बहुत टाइम तक कोई चीज़ रब करना नहीं है वो झेल पाएगी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगर उन्हें फेशियल भी कर रहे हो तो सिर्फ 20 मिनट्स के फेशियल्स आर इनफ फॉर दैट। सेंसिटिव स्किन में आपको स्क्रब कभी भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी स्किन जो है वो पील हो रही है, मतलब स्किन निकल रही है, दूसरी स्किन आ रही है। अब हम और कितना स्किन को पील करेंगे, तो वो उतना बर्दाश्त भी नहीं कर पाती, क्योंकि स्क्रबर जो होते हैं वो थोड़े हार्श होते हैं। अगेन सेंसिटिव स्किन पे जो चीज़ हमें नहीं यूज़ करनी, दैट इज़ योर फेशियल पैक। मास्क आप यूज़ कर सकते हो, पैक आप यूज़ नहीं कर सकते। पैक क्या करता है, आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई करता है। तो अगर आप अपनी इम्प्योरिटीज़ को खींचने के लिए कोई चीज़ बना रहे हो, तो जैसे वो लगेगा तो वो जो आपका नेचुरल ऑयल है वो भी खींचेगा, जिसकी वजह से स्किन की जो कैपेसिटी है ऑयल खींचने की वो और कम होगी, और जिस वजह से स्किन और ज़्यादा बेकार हो जाएगी। तो सेंसिटिव स्किन को ब्यूटिशियंस ट्रीट ना ही करें तो बेटर है। अगर फिर भी आपके हाथ में है जितनी चीज़ें मैंने बताई, अगर बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो आप ट्रीट कर सकते हो। आइदर आप उसे ट्रीट नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेटिंग फेशियल करेंगे या हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स लगा के उनको ट्रीट कर सकते हैं। आप उन्हें नॉर्मली जो मैं कल सीरम्स की नॉलेज आपको दूंगी वो आप उन्हें बता सकते हैं। ओके, तो अभी जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि सेंसिटिव स्किन एग्जैक्टली होती क्या है, पहले तो आप उनका कन्फ्यूज़न दूर करिएगा कि सेंसिटिव स्किन ये नहीं होती है, ये होती है। और दूसरी चीज़ है, उन्हें आप ये बताओगे कि ये बहुत प्राउड वाली बात नहीं है कि ये सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव स्किन कोई बहुत अच्छी स्किन नहीं होती। और तीसरी चीज़ है, अगर आपके हाथ में नहीं है सेंसिटिव स्किन को ट्रीट करना, तो आप उसे ट्रीट भी नहीं करोगे। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन पे, कौन सी स्किन पे, कौन सी स्किन टाइप पे कौन सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाई जाती हैं, स्किन टाइप कितने टाइप की होती हैं, पार्लर्स में कितने टाइप की स्किन ट्रीट की जाती हैं। इसके सिवाय आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स को हम कैसे पहचानें, ठीक है, कौन सी स्किन पे कौन सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम बर्दाश्त करनी पड़ती है, ये भी आपको समझ में आ गया। कौन सी स्किन हम पैक, देखिए पैक अलग होता है, मास्क अलग होता है, शीट मास्क अलग होता है। तो शीट मास्क आप दीजिए, वो स्किन को हाइड्रेट करेंगे, पैक आपकी स्किन को ड्राई करेंगे। ओके, और जो मास्क है वो स्किन को पील करेंगे। तो ऑलरेडी पैक नहीं देना है, मास्क आप दे सकते हो इफ़ यू वांट, लेकिन ऑलरेडी स्किन पील हो रही तो रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके सिवाय आप शीट मास्क दोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। शीट मास्क स्किन को हाइड्रेट करने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, आस्क मी फास्ट। मैं आपको 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, मेरे पास जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं सबका आंसर करने वाली हूँ। इसके बाद हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको लग रहा है क्लास यूजफुल है, करेंगे। ओके, और जो मास्क है वो स्किन को पील नहीं देना है, ट्रीट करना, तो आप उसे ट्रीट भी नहीं करोगे। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन पे, कौन सी स्किन पे, कौन सी स्किन टाइप पे कौन सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाई जाती हैं, स्किन टाइप कितने टाइप की होती हैं, पार्लर्स में कितने टाइप की स्किन ट्रीट की जाती हैं। इसके सिवाय आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स को हम कैसे पहचानें, ठीक है, कौन सी स्किन पे कौन सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम बर्दाश्त करनी पड़ती है, ये भी आपको समझ में आ गया। कौन सी स्किन हम पैक, देखिए पैक अलग होता है, मास्क अलग होता है, शीट मास्क अलग होता है। तो शीट मास्क आप दीजिए, वो स्किन को हाइड्रेट करेंगे, पैक आपकी स्किन को ड्राई करेंगे। ओके, और जो मास्क है वो स्किन को पील करेंगे। तो ऑलरेडी पैक नहीं देना है, मास्क आप दे सकते हो इफ़ यू वांट, लेकिन ऑलरेडी स्किन पील हो रही तो रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके सिवाय आप शीट मास्क दोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। शीट मास्क स्किन को हाइड्रेट करने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, आस्क मी फास्ट। मैं आपको 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, मेरे पास जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं सबका आंसर करने वाली हूँ। इसके बाद हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको लग रहा है क्लास यूज हो जाती है, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट इज़ काइंड ऑफ साइंस, और साइंस को समझने में थोड़ा जो चीज़ होता है ना, जो चीज़ ज़्यादा नॉलेज वाली होती है वो हमेशा पढ़ने में थोड़ा सा हमें इरिटेट करती है। तो ध्यान रखिएगा, कल की क्लास
थोड़ी सी बोरिंग होगी, लेकिन वही मेन चीज़ है, क्योंकि जब आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट की नॉलेज होगी तो आप एक ब्यूटिशियन एक्सपर्ट बन जाते हो। मास्क और शीट मास्क में क्या डिफरेंस है? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज पैक, व्हाट इज शीट मास्क एंड व्हाट इज मास्क। ओके, तो जो पैक होते हैं वो एक मड फॉर्म में होते हैं, मिट्टी के फॉर्म में, मुल्तानी मिट्टी जैसे। आप जब उन्हें लगाते हो फेस पे, ठीक है, तो वो ड्राई कैसे होते हैं? 15 मिनट के अंदर ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो आपकी स्किन के अंदर जाके काम करते हैं, इम्प्यूरिटीज़ पे काम करते हैं। लाइक अगर आपके एक्सेस ऑयल होएगा, एक्स्ट्रा ऑयल होएगा, तो वो उसको खींचेंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पे डस्ट पॉल्यूशन होगा तो उसको भी खींचने का काम करते हैं। वो अपनी मतलब, क्योंकि वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, तो ड्राई करने पे वो क्या करते हैं, अंदर की चीज़ें खींचते हैं, ठीक है। तो वो अंदर की इम्प्यूरिटीज़ को खींचते हैं। सेकेंड लेयर की इम्प्यूरिटीज़ को लेयर्स होती हैं सुपरफिशियल, डर्मिश, एपिडर्मिश, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सुपरफिशियल लेयर पे हम काम करते हैं, बट वो डर्मिश पे जाके इम्प्यूरिटीज़ को खींचते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट के कारण ही क्लास ज्वाइन किया, दैट्स फाइन, बट मुझे सॉरी, व्हाट इज़ योर नेम? हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर, आपको लगता है कि आज की क्लास एक्टिव इंग्रेडिएंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी? मेरे हिसाब से जब तक आपकी जड़ नहीं मजबूत है ना, तब तक पेड़ नहीं मजबूत हो सकता। तो अगर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट किसी को देने वाले हो और इफ़ यू डोंट नो कि क्यों देना है, प्रॉब्लम्स किस लिए हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ काम करने वाली है। तो आई थिंक आज की क्लास भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट। या डेफिनेटली एक्टिव इंग्रेडिएंट की नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मुझे लगता है बेसिक भी अच्छे से आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं बेसिक पे बहुत ध्यान देती हूँ, इसलिए मैं एक दिन अलग से निकालती हूँ कि बेसिक, मैं चाहूँ तो बेसिक को झटपट ख़त्म करके एक्टिव इंग्रेडिएंट आज स्टार्ट कर सकती हूँ, मतलब एक दिन में क्लास मैं ख़त्म कर सकती हूँ। बट मेरा मोटिव यही है कि जब तक मैं स्टूडेंट्स को डीपली ना समझाऊँ कि प्रॉब्लम है क्या, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, तब तक कुछ भी काम नहीं आने वाला। इज़ दैट क्लियर? तो ओके, हाँ, मेरे को एक और रिक्वेस्ट है सबसे कि नोट्स आप खुद से बनाओगे, नोट्स आपको बहुत मजबूती लाने में काम करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कल आप साथ में लिखते जाना। इस सहारे मत रहिएगा कि मैम तो देंगी। जब आप लिखते जाते हो ना कोई चीज़ सुन सुन के, तो आप बहुत मजबूत होते हो, ठीक है। ओके, मैं कुछ तो भी बता रही थी, मैं भूल गई। मास्क, हाँ, मास्क, पैक और शीट मास्क। यस, टुडेज क्लास इज़ वेरी यूजफुल, थैंक यू सो मच। ओके, मास्क क्या है? तो मास्क होता है आपकी इम्प्यूरिटीज़ पे काम करता है, क्योंकि वो ड्राई होता है, तो ड्राई होने के साथ वो अंदर की चीज़ों को, हाँ मैं वही एक्सप्लेन करी, मैं भूल गई, तो वो अंदर की चीज़ों को खींचता है। तो वो आपके ऑयल को भी खींचेगा, डस्ट को भी खींचेगा, पॉल्यूशन को भी खींचेगा, ठीक है। तो मास्क, पैक का काम ये है। इसके बाद आ जाते हैं मास्क। मास्क क्या होते हैं? क्ले होते हैं, ठीक है। आपने जब उसको आप लगाते हो, देखिए उसको हम पानी से हटाते हैं, पैक को आपने देखा, पैक हम लगाते हैं, उसके बाद हम कई बार उसको पिलिंग मसाजेस करने के बाद और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं पानी के थ्रू। लेकिन क्ले मास्क, जो मास्क जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं? मास्क जो होते हैं वो अक्सर हम ऐसे करके हटाते हैं, ठीक है, एक साथ। तो जो क्ले मास्क होते हैं वो हमारी स्किन की ऊपर की लेयर में, लाइक अगर मान लीजिए हमारे कोई पिंपल की लेयर है, ठीक है, स्किन जम जाती है ना, वो हो गई, तो उसे निकालने का काम करते हैं। या कहीं कहीं आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड्स हो गए, उसको निकालने का काम करते हैं। या इसके सिवाय अगर कहीं पे डेड स्किन है, स्किन ड्राई हो रही है और डेड है, तो उसको भी निकालने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपके स्किन के सुपरफिशियल लेयर पे काम करता है, एपिडर्मिस पे कोई भी काम नहीं करता। इज़ दैट क्लियर? सबसे पहली लेयर सुपरफिशियल है, या रबर मास्क आप उसे कह सकते हैं। दैट इज़ नॉट रबर मास्क, एग्जैक्टली क्ले मास्क बोलते हैं उसे, बट कई लोग रबर मास्क भी बोलते हैं, बोल सकते हो, ओके। फिर तीसरी चीज़ जो आ जाती है, दैट इज़ योर शीट मास्क, ठीक है। पैक आपने कौन सी स्किन पे लगाया? दोज हु हैव
ऑयली स्किन, ताकि आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को वो खींच सके। बट जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनकी हमें इम्प्योरिटीज़ नहीं खींचनी होती हैं, उनमें ऑयल इतना बनता ही नहीं कि उसे हम हटा सके। तो हमें ऑयल प्रोवाइड कराना होता है, तो हम शीट मास्क लगाते हैं, क्योंकि शीट मास्क में थोड़े मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है। वॉश ऑफ मास्क क्या है? वॉश ऑफ मास्क सिंपली समझिए पैक होते हैं। पैक नहीं, वॉश ऑफ जो मास्क जिसे हम बोलते हैं दैट इज पैक, नॉट मास्क। जो वॉश ऑफ मास्क होते हैं दैट इज योर पैक मास्क। ठीक है। जो आपके मास्क होते हैं वो होते हैं जिसको आप तुरंत हटाते हो। शीट मास्क आपकी स्किन को हाइड्रेट कराने के लिए होते हैं, आपकी स्किन पे मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं। तो जब भी ड्राई स्किन है तो उस पर आप पैक या मास्क नहीं लगाओगे, क्योंकि ऑलरेडी स्किन पील हो रही है। ठीक है। बबल मास्क क्या है मैम? बबल मास्क का मतलब भी सेम ही होता है। बबल मास्क जो होते हैं, देखिए आप सिंपली समझिए, जितने भी बबल मास्क, जो मास्क आपके स्किन के ऊपरी लेयर से आप हटाते हो, बबल मास्क का भी सेम ही काम होता है। ऊपर लेयर से आप हटाते हो तो वो आपकी स्किन की जितनी भी डेड स्किन है उसको निकालने का काम करती है। एग्जैक्टली। ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो शीट मास्क होता है वो आपकी स्किन पे क्या काम करता है? आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करती है। तो ड्राई स्किन ऑलरेडी पील हो रही होती है, अब हम उस पर अगर क्ले मास्क लगाएंगे तो वो क्या होगी, जो स्किन को अभी हटने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अगर वो भी स्किन हटाओगे तो क्या होगा, स्किन पे रेडनेस आएगी, स्किन पे हो सकता है कहीं पे रैशेज आ जाएं, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी ख़राब हो जाए। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे शीट मास्क अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? ओके। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? इसके सिवाय लोगों को किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता दीजिए। कल हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कैप्सूल्स के बारे में जानेंगे। कल ना सभी लोग, दोज हु आर कॉफ़ी लवर, अपनी कॉफ़ी साथ में रखना। डिटॉक्स लोशन क्या है? डिटॉक्स लोशन कुछ भी नहीं है, मार्केट में एक बेचने का तरीका है। डिटॉक्स लोशन, आप कितने भी डिटॉक्स लोशंस ले लो, क्या वो आपकी स्किन को डिटॉक्स कर पाएंगे? क्या वो स्किन को आपको मतलब ऊपर की चीज़ें कैसे आपको आपकी स्किन को डिटॉक्स कर पाएंगे? आप खुद सोचिए। तो ये दीज आर काइंड ऑफ मार्केटिंग। तो मुझे उस चीज़ का नहीं समझ में आता। डिटॉक्स लोशंस आप कितना भी लगा लो, डिटॉक्स लोशंस कभी भी आपकी स्किन के अंदर पे जाके आपकी स्किन को आपकी स्किन को डिटॉक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी स्किन के सेकेंड लेयर तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो बेटर है कि डिटॉक्स वाटर यूज़ करिए, ना कि डिटॉक्स लोशन। तो मुझे डिटॉक्स लोशन का आज तक जो एक कहते हैं ना फंडा समझ में नहीं आया। कोई यूज़ नहीं है डिटॉक्स लोशंस के। कुछ चीज़ें मुझे लगता है मार्केट में सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों को बेचनी है, और ब्यूटिशियंस सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हाँ किसी भी चीज़ से रिजल्ट्स मिल जाएं मार्केट में। यार जैसे कि कोरियन ग्लास फेशियल किट्स के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि कोरियन ग्लास फेशियल क्या है। तो एग्जैक्टली वो फेशियल्स होते ही नहीं हैं, वो तो आप समझिए कि एक तरीके की पील है, केमिकल पील है जो लोग दे रहे हैं, और ब्यूटिशियन उनको बिना सोचे समझे ले रही है। नहीं लेना है, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फेशियल्स। तो अगर आप वो ट्रीटमेंट्स करना चाहते हो तो वो ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हो, लेकिन उनको फेशियल बोल के हम नहीं मार्केट में उतार सकते। उनको हमें एग्जैक्टली बोलना होता है केमिकल पील। और पता नहीं क्यों कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट की जगह कोरियन ग्लास फेशियल ट्रीटमेंट्स लोगों ने लिख दिया उसे, और वो भी नहीं सही है। तो या मैं एक क्लास उस पर ज़रूर लेके आना चाहती हूँ कि कोरियन ग्लास फेशियल ट्रीटमेंट्स क्या हैं, और या ख़राब चीज़ नहीं है, बट या फेशियल किट के नाम पे उन्हें डबल कॉस्ट में बेचा जा रहा है। और दूसरी चीज़ है, फेशियल किट के नाम पे हम किसी को भी फेशियल किट की तरह उसको यूज़ करके दे रहे हैं, बट एग्जैक्टली उसके रूल्स रेगुलेशंस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फेशियल। ठीक है। ओके चलिए, तो अब भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? फेस वैक्सिंग का थोड़ा नॉलेज दे दीजिए मैम। फेस वैक्सिंग का तो वैसे मैं बहुत नॉलेज दे चुकी हूँ वीडियोस में, बट फिर भी मैं एक नॉलेज दे देती हूँ। फेस वैक्स उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, बट या क्योंकि फ़ैशन की दुनिया है, और फैशन की दुनिया में
अच्छा ख़राब नहीं है, बस हमें करना है। तो फेस वैक्स अगर आप कर रहे हो तो यूज़ हार्ड वैक्स। आप पीका की हार्ड वैक्स यूज़ कर सकते हो, जिसे हम ब्राज़ीलियन वैक्स भी कहते हैं। और आप रेन की कर सकते हो, जो भी, या बीन वैक्सेस यूज़ कर सकते हो, वो भी हार्ड वैक्स होती हैं। तो जो भी वैक्स जो एक हार्ड फॉर्म में होती हैं, जिसको हम उठा के एक प्लास्टिक जैसा फील करते हैं, तो बीट्स जैसा जैसे फील करते हैं, अगर ऐसा कोई भी वैक्स है तो वो आप यूज़ करोगे। इससे स्किन पील नहीं होती और स्किन ज़्यादा खिंचती नहीं है, जिसकी वजह से स्किन हार्म नहीं होती। तो अगर आप फेस वैक्स करने जा रहे हो तो वो ज़रूर ध्यान में रखो कि आप हार्ड वैक्स यूज़ करो। अगर इन दी केस आप किसी की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव भी है तो उस पर भी वो काम अच्छे से करती है। और इसके साथ साथ आप प्री जेल ज़रूर अप्लाई करो कोई भी वैक्स करने से पहले, कम से कम 5 मिनट पहले पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आप वैक्स करो। और वैक्स करने के बाद जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, वैक्स करने के बाद आपको स्क्रब नहीं करना है। वैक्स करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जैसे कई लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाए कि मैंने जब वीडियो बनाया था कि वैक्स करने के बाद आपको कभी भी ब्लीच नहीं करनी, अगर आप ब्लीच करना चाहते हो तो पहले ब्लीच करो। तो कई लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट किए कि नहीं, गलत बता रही हैं आप, और इससे स्किन पील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आप समझो, अगर स्किन पील हो गई है और आप तब ब्लीच करोगे तो स्किन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्किन पील तक तो इनफ है, लेकिन अगर इन दी केस वैक्स करने से स्किन पील हो गई फिर डैमेज हुई तो उसको रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो लॉजिकल बता रही हूँ, सिर्फ किसी के पढ़ाने से नहीं बता रही। मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए हैं मैं उससे आपको चीज़ें बताती हूँ। तो ये चीज़ें जो मैं आपको अभी बताती हूँ वो मैंने हर चीज़ पढ़ी नहीं है, बहुत कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस किया है और फिर उसको जाके साइंस में पढ़ा है, रिसर्च किया है, फिर जाके आपको बता रही हूँ। तो पहली बात तो ब्लीच मत करो, इन दी केस आपको करना भी है साथ में, तो हमेशा पहले वैक्स करो देन ब्लीच करो। क्योंकि स्किन पील होने पे स्किन संभल जाती है, लेकिन अगर स्किन पील हो गई है और उसके बाद उसमें ब्लीच लग जाती है तो स्किन डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन महीनों तक दाग नहीं छोड़ती। मतलब दाग है तो वो महीने तक चलेगा, लेकिन अगर स्किन पील हो गई है तो उसका दाग आपका मुश्किल से हफ्ते भर में सही हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। और अगर आप मेरी तरीके से करोगे जैसे मैंने बताया तो आपकी स्किन पील होने के चांसेस 0 हो जाते हैं, स्किन कभी भी पील नहीं होगी। ठीक है। एक और चीज़ है, जब भी मैं अपने क्लाइंट्स को पर्सनली जो बुक्ड होते हैं, ठीक है, जो मेरे से पूरा पैकेज लेते हैं, आइदर देयर वेडिंग और आइदर देयर प्री वेडिंग, ठीक है, या फिर इंगेजमेंट, तो मैं उनको हमेशा 10 दिन पहले उनके मेकअप से उनका वैक्स कर देती हूँ और कम से कम 5 to 7 डेज़ पहले मैं उनका फेशियल करती हूँ। तो इससे कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। दूसरी चीज़ है, अगर आप वैक्स कर रहे हो तो इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है ब्लीच की। कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं, तो यार डेफिनेटली रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट सम टाइम लोगों के इस एरिया पे भी बाल होते हैं, इस एरिया पे भी बाल होते हैं, तो वो बालों को हमें नहीं हटाना होता। ठीक है, जस्ट वेट। हेलो, यूज़ करना होता है। ठीक है, हाँ, दैट्स फाइन। अभी आ रही है? ठीक है, ओके। तो आपको सीरम यूज़ करना है, और कई लोग ऐसा करते हैं कि सीरम फेशियल के बाद यूज़ करते हैं, बट सीरम्स को इन बिटवीन यूज़ करना होता है फेशियल के। और कहाँ यूज़ करना है, क्रीम कैसे यूज़ करनी है, जेल कैसे यूज़ करनी है, किसको क्रीम यूज़ करनी है, किसको जेल यूज़ करनी है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको कल बताऊँगी। आप उसके लिए परेशान मत हो। कैप्सूल्स की डिटेल्स हो गई, ये सारी डिटेल्स मैं आपको कल बताने वाली हूँ, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं लीजिए, उसकी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिव में कर सकते हैं, पाउडर लगाना चाहिए या सॉरी, आई डेंट अंडरस्टैंड, आई डेंट गेट यू। आप मेरे से वापस से पूछिए। सेंसिटिव स्किन में शायद कुछ मिस क्या है लिखने में आपसे। आप सेंसिटिव स्किन में सूखे पाउडर लगाने चाहिए, गीले, या राइट, यही ट्रांसलूशन या फिर कॉम्पैक्ट। सेंसिटिव स्किन में आपको कॉम्पैक्ट यूज़ करना चाहिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें ट्रांसलूशन पाउडर से थोड़ा दूर रहना चाहिए मेकअप करते समय। मैम, केमिकल पील
का बताइए। केमिकल पील क्या है? केमिकल पील मैं ये बता देती हूँ केमिकल पील क्या है। केमिकल पील इज काइंड ऑफ मेडिकेटेड ट्रीटमेंट, और इसके लिए सबसे पहले जो नॉलेज होनी चाहिए दैट इज़ योर एक्टिव इंग्रेडिएंट नॉलेज। सेकेंड नॉलेज जो आपको होनी चाहिए दैट इज़ योर स्किन नॉलेज, जो कि मैंने अभी आपको दी। अभी आप स्किन नॉलेज को लेके एकदम रिलैक्स हो जाओ, प्रॉब्लम्स नॉलेज को लेके एकदम रिलैक्स हो जाओ, मतलब कहीं से भी आप कुछ भी शुरू कर सकते हो ये नॉलेज होने के बाद। अब इसके बाद केमिकल पील एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम, जैसे सुपरफिशियल लेयर है दैट इज़ आवर सुपरफिशियल लेयर, इसके बाद आती है डर्मिश, एपिडर्मिश, फिर डर्मिश। ओके, तो सुपरफिशियल लेयर जो होती है वो पहली लेयर होती है दैट इज अवर प्रिकॉशन लेयर। तो प्रिकॉशन लेयर पे ही जब बहुत सारी लेयर इकट्ठी हो जाती हैं, जब हमारी प्रॉब्लम्स की लेयर बन जाती है, तो केमिकल पील क्या करता है, उस लेयर को हटाने का काम करता है। या डेफिनेटली वो हटाता है, स्किन वापस से बहुत अच्छी दिखती है, जिसे हम कोरियन ग्लास बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बट एग्जैक्टली कोरियंस स्किन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स स्किन। तो इंडियन स्किन कभी कोरियन स्किन नहीं हो सकती, उनका खाना पीना अलग है, उनका रूटीन अलग है, उनका सोना बैठना उठना, उनका हाइजीन अलग है, तो हम उनसे अपनी स्किन को कंपेयर नहीं कर सकते। बट उनको कोरियन ग्लास स्किन इसलिए बोल दिया गया क्योंकि एक नई स्किन और चमकदार स्किन आ जाती है। बट एक स्किन की लेयर गई है यार, तो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव भी हो जाती है। तो फेशियल एक अलग चीज़ है, वो आपकी स्किन की लेयर को हटाता नहीं है। तो जब स्किन की लेयर हट रही है तो वो बहुत प्रिकॉशन